उन्होंने कहा जी कि हमें तरह का मसला आ गया, क्योंकि मसाइल ही इस बात की इंडिकेशन है कि आप कुछ सीख रहे हैं। नो मसला मीन्स नो लर्निंग। सो वी डोंट लाइक कि जी आप कहें जी हमें सब कुछ समझ आ गया, मुझे पता है मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ आपको एकदम में एक सारा कुछ घोल के पिला दूं। सो नाउ हमें बेसिकली ये सवाल आया पहला कि जी आपने ये प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एम्प्टी अरे क्यों दी है। देखिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी इस प्रोडक्ट्स के वेरिएबल में एक पूरी की पूरी अरे आएगी या अरे पॉपुलेट होगी। ठीक, इनिशियली ये यूज स्टेट खाली है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जब यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जो भी यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू होगी ना, फाइनल वैल्यू की भी शेप या शक्ल उसी तरह की होनी चाहिए। और इसी को वाइस वर्सा भी कर लें कि जो फाइनल वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव होनी है उसको इनिशियलाइज भी उसी शेप से करना है। मिसाल के तौर पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं प्रोडक्ट्स के वेरिएबल में क्या सेव करूंगा, अरे सेव करूंगा। अब अरे कहां से लाके सेव करूंगा, ये तीन चार सोर्सेज हो सकते हैं। या तो मैं लोकल स्टोरेज से पॉपुलेट करूंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इनिशियली मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि इसके अंदर क्या आएगा, अरे आएगी। Initially, I don't have anything, but I'm expecting I'll populate the array inside it. So that's why I initialized it with an empty array. अगर मैं ये करता तो इसका मतलब ये था कि अब प्रोडक्ट्स के वेरिएबल में I am expecting to load a string value. That's why I initialized it as a string. अगर मैं ये कर देता तो this is the initial value of use state. I am expecting now in this case I am expecting this product to be a boolean value. मतलब इसकी फाइनल वैल्यू जो इसमें वैल्यू लेटर ऑन असाइन होनी है वो क्या होगी, बूलियन होगी। या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो मैं इनिशियली कोई भी दोनों में से साइन कर दूं, या फॉल्स या ट्रू। एंड सिमिलरली if I assign it to 0, it means that this product variable is expected to contain the numeric value. That's why I initialized it as or with a number. ठीक है, similarly if I initialize it with an object, it means that this product is expected to have an object as its final value. तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ये मैंने सेटर फंक्शन के केस में बताया था कि जब आप वैल्यू अपडेट कर रहे होते हैं ना, तो आपको इनिशियल वैल्यू की शक्ल या शेप याद रखनी है, उसको म्यूटेट या इम्यूटेट नहीं करना। अगर आपको याद हो म्यूटेबिलिटी वाला लेक्चर और इम्यूटेबिलिटी, तो दैट्स द केस। आई वाज एक्सपेक्टिंग this products to contain the entire list or entire array of the product that will be coming from three different sources. मतलब might be तीन में से किसी एक सोर्स से आ सकता है वो डाटा। या तो मैं एपीआई को कॉल करूंगा, एपीआई डाटा फेच करके कहां लोड करेगी, स्टेट के अंदर लोड कर देगी। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, मैंने अभी एपीआई पढ़ी नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं किसी अलग से फाइल में उस अरे को सेव कर लूं, उसे यहाँ इंपोर्ट कर लूं और इंपोर्ट करके फिर इस सेटर फंक्शन को क्या कर दूं, अपडेट कर दूं। और डेटा का तीसरा सोर्स क्या है कि मैंने लोकल स्टोरेज में डाला है, जो हमने ये किया है। और जब भी ये मेरा प्रोग्राम चले, सबसे पहले कौन सी चीज चलेगी, अगर यूज इफेक्ट उस फंक्शन में है तो सबसे पहले यूज इफेक्ट चलेगा, और एटलीस्ट एक दफा चलेगा। करेक्ट। तो जब ये एक दफा चलेगा तो क्या होगा कि मैं जाऊंगा लोकल स्टोरेज में, वहां से प्रोडक्ट्स को लोड करूंगा। मुझे पता है प्रोडक्ट्स वहां किस फॉर्म में पड़े हुए हैं, स्ट्रिंग की फॉर्म में पड़े हुए हैं। मैंने उन्हें पार्स किया ताकि मुझे नॉर्मल अपनी शेप में मिल जाए, और फिर उसे प्रोड्स के वेरिएबल में सेव किया, और फिर सेट प्रोडक्ट्स में प्रोड्स कर दिया, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दिस प्रोड्स इज ब्रिंगिंग एन अरे एंड आई एम assigning this array to this one products using its setter function, and it has already its initial value as an array. That's the case. ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? किसी और का सवाल यहां तक नहीं है? ओके, हमारा यूज इफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम उसको जरा कंप्लीट करते हैं जल्दी से और फिर हम आगे चलते हैं। यूज इफेक्ट जब भी आप यूज करेंगे ना, तो यूज इफेक्ट के तीन पार्ट्स होते हैं। दो आपके सामने है, एक हिडन है, और एक जो हिडन है वो ऑप्शनल है, इसलिए वो हिडन है, लेकिन चूंकि वो डिस्कस करना जरूरी है। पहला तो ये है कि यूज इफेक्ट ऑलवेज टेक्स टू पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर लेता है? दो पैरामीटर लेता है हमेशा। पहला पैरामीटर क्या होगा? कॉल बैक फंक्शन होगा, और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे? जो साइड इफेक्ट आप परफॉर्म करना चाहते हैं। हमने कौन सा साइड इफेक्ट परफॉर्म किया? हमने ब्राउजर की लोकल स्टोरेज को एक्सेस किया, दिस इज अ साइड इफेक्ट। ठीक। और इसका जो दूसरा पैरामीटर होता है, दैट इज एन एम्प्टी अरे, और इसको हम कहते हैं नॉर्मली डिपेंडेंसी अरे। ये डिपेंडेंसी अरे क्यों इस्तेमाल होती है, क्यों की जाती है?
इसके बारे में आज बहस करनी है। और तीसरा पार्ट जो कि हिडन है और जो ऑप्शनल है, कि जब आप यूज इफेक्ट में अपनी सारी लॉजिक परफॉर्म कर दें, तो उस लॉजिक के परफॉर्म करने के बाद आखिरी चीज आप एक फर्दर कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेंगे। गॉट माई पॉइंट? ये यूज इफेक्ट की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स है। तीन, यूज इफेक्ट इज अ स्पेशल हुक that is used to perform a side effect in your application. ठीक? It has three parts. Yeah, use effect has, you can say, three parts. One is the callback function, second is the dependency array, and the third is use effect returns an another function. ठीक? And that function which is being returned from inside the use effect is called as cleanup function. क्या कहते हैं इसको? Cleanup function. अब ये cleanup function आपको तब समझ आएगा जब पहले आपको क्या समझ आएगा? डिपेंडेंसी अरे समझ आएगी। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, शायद कोई नई चीज ना हो, लेकिन जो चीजें पढ़ी हैं उनकी डेप्थ हो, उनका कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर जो कह ले। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, या यूं समझें कि इसको रहने देता हूं, और यहाँ पे एक और चीज या एक और स्टेट डिक्लेयर करता हूं, जस्ट ये तीन कंपोनेंट समझाने के लिए यूज इफेक्ट के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और स्टेट डिक्लेयर करता हूं, कॉन्स्ट कह लें या लेट कह लें, लेट यूज स्टेट काइंड ऑफ दिस वन, और मैं इसे कह देता हूं जी, लेट सपोज एन कह देता हूं, या सिंपली जीरो कह देता हूं, और इसको मैं कह देता हूं जी एन सेट एन। सिंपल। मेरे पास एक एन नाम का वेरिएबल है, और मैंने इस वेरिएबल को यहां से उठा के एक h1 में डिस्प्ले करा दिया। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इफ आई रन दिस ऐप, लेट मी, आई शुड हैव रन दिस बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग। जब मैं इसे रन करूंगा तो आई शुड हैव दैट जीरो इन हियर। ठीक, अब जरा मैं यहां पे जाता हूं और वापस एक बटन बनाता हूं, क्लिक, और यहां पे मैं एक इवेंट हैंडलर बनाता हूं ऑन क्लिक, और मैं कहता हूं जी के हैंडल btn, और ये फंक्शन क्या करेगा कि जब भी इस पे क्लिक होगा, व्हाट शुड इट डू इज, इस सेट n को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, और ऑब्वियसली वो साथ ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे। सो इट्स वेरी सिंपल, पहले दिन का काम है ये। ठीक है, सो मैंने इसको 1 किया, 2 किया, 3 किया, माय काउंटर इज प्रोबेबली प्रॉपर्ली वर्किंग। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ना एक लॉग लिख देता हूं, या यूं समझें कि बाहर एक लॉग लिख देता हूं, लॉग यूज इफेक्ट रैन। यानी ये लॉग मुझे ये बताएगा कि यूज इफेक्ट कितनी दफा चलता है। ये लॉग अभी तक मैंने क्या कहा, यूज इफेक्ट कितनी दफा चलेगा, एटलीस्ट वंस। कितनी दफा चलेगा, एटलीस्ट वंस, और कब चलेगा, जो ही कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, लेट्स सी। और मुझे निशानी कैसे पता चलेगी कि जो ही यूज इफेक्ट चलेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूज इफेक्ट रैन। या जाहिर है यूज इफेक्ट चलेगा तो इसके अंदर आएगा, तो ये चला के तो जस्ट मेरे समझने के लिए, देखने के लिए कंसोल पे ये कर देगा। नाउ इफ आई इंस्पेक्ट दिस and I bring it in here, let me console। यहाँ UI पे देखने की जरूरत नहीं है, मैं जो ही इसे करूंगा रन, तो ये एक चीज चली है, यूज इफेक्ट रैन, और ये सिर्फ एक दफा चला है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक रेंडर करता हूँ, कुछ भी नहीं होता। आज एक इशू देखिएगा, इशू तो नहीं है, खैर ये डिजायर्ड बिहेवियर है कि यूज स्टेट जो है, किसी भी कंपोनेंट में जब यूज स्टेट यूज होता है, तो जब भी स्टेट में आप कोई चीज चेंज करते हैं ना, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू, एन की वैल्यू, यानी एन की स्टेट वैल्यू क्या है, जीरो है,
जो ही मैं इसे 1 करूंगा तो इसका मतलब है कि इस ऐप के कंपोनेंट की स्टेट चेंज हुई, और जो ही कोई स्टेट चेंज होती है वो पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, री रेंडर होके नई वैल्यू को ट्रिगर करता है यूआई पे। समझ आई बात? यूं समझ लें कि मेरी अभी एन की स्टेट क्या है, 1 है। जो ही मैं ये क्लिक करूंगा, एन की स्टेट 2 हुई, तो ये 2 यूआई पे रिफ्लेक्ट कैसे हुई कि पूरा का पूरा कंपोनेंट डिस्पोज हुआ और रिक्रिएट हुआ, और रिक्रिएट होकर मेमोरी से क्या लाया, नई वैल्यू लाया एन की। समझ आ गई बात? अब ये एक पॉजिटिव चीज भी है और ये नेगेटिव चीज भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आप देखें कि मैं स्टेट चेंज भी कर रहा हूं, लेकिन यूज इफेक्ट सिर्फ एक दफा चला है। तो मैं समझाने लगा हूं डिपेंडेंसी अरे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि यूज इफेक्ट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल पे डिपेंड करे या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करे। अच्छा, ये क्यों स्टेट पे डिपेंड करेगा, ये बात की बात है, और ये इनफैक्ट प्रैक्टिकल सिनेरियो आएगा तो आपको बेहतर अंदाजा होगा। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि जो ही जब भी एन चेंज हो तो यूज स्टेट क्या हो, दोबारा ट्रिगर हो, तो मैं इस डिपेंडेंसी अरे में क्या दे दूंगा, एन दे दूंगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अब यूज इफेक्ट पहली दफा तो चलेगा ही चलेगा, कंफर्म है, यानी एटलीस्ट वन टाइम तो चलेगा ही चलेगा। दोबारा कब चलेगा, जब एन में कोई चेंज आएगा। इसका मतलब ये है, थोड़ी थोड़ी देर में, अगर थोड़ा सा टाइम देना प्लीज। अगर पहली दफा तो चलेगा ही चलेगा, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो पहले वाला कॉन्सेप्ट जो कल बताया था। फिर ये यूज इफेक्ट मॉनिटर करना शुरू कर देगा किसको, जो जो चीज डिपेंडेंसी अरे में गिवन है, यानी यू समझ लें कि इट विल स्टार्ट मॉनिटरिंग वेरिएबल एन इन दिस केस। जो ही एन में कोई चीज कोई चेंज होगी, यानी एन में क्या चेंज होगी, या 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जब जब चेंज होगी तो ये पूरे यूज इफेक्ट को क्या कर देगा, रीरन करेगा। तो अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो एज ए सेड के फर्स्ट टाइम तो ये चला ही चला। अच्छा, ये जो वार्निंग है ना, मैं इसको रिमूव कर दूं थोड़ी देर के लिए ताकि ये तंग ना करे आपको। तो मैं इसको ना, ये बेसिकली है मैप के केस में, तो हमारा मैप कहां लगा हुआ है, लेट मी इसको सबसे पहले ही रिमूव कर देना चाहिए था ताकि मैं इशू ना आए। जब भी आप कहीं मैप लगाते हैं ना, पूरी रिएक्ट में जहां भी कहीं आप मैप लगाएंगे तो मैप का जो चाइल्ड होगा ना वो एक रिक्वायर्ड प्रॉप लेगा, दैट इज की। ठीक, ये हमेशा मैप के केस में वार्निंग आती है। अगर आप देखें तो ये क्या कह रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट, लिस्ट हम कहां रेंडर, यानी ये लिस्ट का केस मैप के केस में ही आता है। तो ये इसका चाइल्ड है ना, यानी हर आइट्रेशन में मैप जाएगा प्रोडक्ट्स के एरे में, पहला आइटम उठाएगा उसको रेंडर करेगा, दूसरा आइटम उठाएगा, तो इसका मतलब चाहे हर दफा क्या इटरेट होगा, कार्ड ही इटरेट होगा ना। तो ये एक की प्रॉप लेगा, और की प्रॉप यूनिक होना चाहिए। अब हमारे पास, हमें पता है कि डेटा में कोई ऐसी चीज है जो कि यूनिक है, तो मे भी है, मैं देख भी लेता हूँ। कहां से पता चलेगा हमें, जहां हम इसे सेव कर रहे हैं। सेव कहां कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में कर रहे हैं, और लोकल स्टोरेज से जाके प्रोडक्ट में देखें तो ये हमें यहाँ पे इनफैक्ट कोई चीज यूनिक नहीं है हमारे पास, आईडी होनी चाहिए थी। तो हमारे पास कोई चीज यूनिक नहीं है, तो चले ये भी अच्छा हो गया। तो फिर हल क्या है, यूनिक नहीं है तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप मैप फंक्शन के अंदर कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट ये एक आर्गुमेंट हमें प्रोवाइड करता है हर एलिमेंट उठा के। और आपको पता है कि अरे का हर एलिमेंट एक इंडेक्स पे स्टोर होता है, उस इंडेक्स का एक यूनिक नंबर होता है। अरे इज ऑलवेज अ यूनिक इंडेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इस कॉलबैक फंक्शन में दूसरा आर्गुमेंट ले लूं, नाम कुछ भी दे दें, मैं इसे आईडीएक्स बोल देता हूं, तो अब मैप फंक्शन क्या करेगा, प्रोडक्ट्स के अरे में से हर आइटम उठाएगा, प्रोडक्ट में लोड कर देगा, और जो सेकंड ऑप्शनल पैरामीटर है इसमें उस अरे का इंडेक्स स्टोर करेगा हर आइट्रेशन में। यानी जब जीरोथ आइट्रेशन होगी तो जीरोथ पोजीशन पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट कहां लोड कर देगा, वेरिएबल में, और उसका जो इंडेक्स है वो कहां लोड कर देगा, आईडीएक्स में। इसको कोई भी नाम दे दें, आईडी दे दें, आई दे दें, वगैरह वगैरह। जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी लूप की तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और 1 फर्स्ट इंडेक्स पे जो चीज बड़ी होगी वो इसमें लोड आ जाएगी। तो ये इंडेक्स जो है वो अब यूनिक है। तो याद रखिए कि जब भी आपके डेटा में कोई यूनिक की मौजूद ना हो तो आप ये काम कर सकते हैं, जस्ट टू गेट rid of that error that we see on the console. Now
We shouldn't be having that error. क्लियर होगी बात? अब हम वापस आते हैं, सॉरी ये पहले बता देना चाहिए था ताकि मिक्सअप ना होता। आई होप मिक्सअप नहीं होगा, सिंपल सा काम है। जहां भी मैप लगाएंगे, मैप का जो इमीडिएट चाइल्ड होगा ना, उसको एक की प्रॉप चाहिए होगी बस, और उस की प्रॉप की वैल्यू जो है वो क्या होगी, यूनिक होगी, और वो नॉर्मली यूनिक वैल्यू आपके डाटा में मौजूद होती है। हमारे इस केस में नहीं थी, तो हमने क्या बना लिया, उसका इंडेक्स उठा लिया, क्योंकि हमें पता है इंडेक्स भी ऑलवेज यूनिक होता है। अच्छा, अब वापस आते हैं जी यहाँ पे। मैंने कहा जी कि जब आप डिपेंडेंसी अरे में कोई भी वेरिएबल देंगे, तो नाउ दैट वेरिएबल स्टार्ट्स बीइंग मॉनिटर्ड बाय यूज इफेक्ट, कि जब भी उस वेरिएबल में कोई चेंज आएगी तो यूज इफेक्ट क्या हो जाएगा, रीट्रिगर हो जाएगा, दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ इफ आई कम बैक, और ये फर्स्ट टाइम तो रन हुआ एज एक्सपेक्टेड। अब जब मैंने ये चेंज किया, तो मैंने किस में चेंज किया, एन में चेंज किया, लेकिन एन चूंकि यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी अरे में था, तो एन क्या हो रहा था, मॉनिटर हो रहा था। और जब जब इसमें चेंज आएगा, कैन यू सी दिस 6 टाइम्स, तो सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे कि यूज इफेक्ट कब कब चलता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये सवाल अभी करने का नहीं है, इसका जवाब आपको बड़ा तसल्ली बख्श मिलेगा खुद ही। तो यूज इफेक्ट कब चलता है, फर्स्ट टाइम एटलीस्ट वंस तो चलता ही चलता है। कब, जब कंपोनेंट माउंट होता है या रेंडर होता है। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट टाइम कब चलता है, अगर उसकी डिपेंडेंसी अरे खाली है तो फिर एक ही दफा चलेगा, लेकिन अगर डिपेंडेंसी अरे में कोई स्टेट वेरिएबल है, तो फिर फर्स्ट टाइम तो हर हालत में चलेगा, फिर हर मर्तबा तब चलेगा जब उस स्टेट वेरिएबल में कोई चेंज आया। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? ये था हमारी यूज इफेक्ट का दूसरा कंपोनेंट। पहला तो मैंने कल बता दिया था, कॉल बैक फंक्शन में हम क्या क्या करते हैं जी, साइड इफेक्ट परफॉर्म करते हैं। दूसरा मैंने कहा जी डिपेंडेंसी अरे, कल कहा था एम्प्टी छोड़ दें, आज कहा जी कि अगर एम्प्टी नहीं छोड़नी तो उसमें क्या देंगे, वो वेरिएबल जिसकी चेंज को आप मॉनिटर करना चाहते हैं, जिसकी चेंज की बेस पे आप यूज इफेक्ट को क्या करना चाहते हैं, री ट्रिगर करना चाहते हैं। और तीसरा और आखिरी काम है, दैट इज कॉल्ड एज क्लीन अप फंक्शन। जरा आप गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको देता हूं जी क्लीन अप फंक्शन, और मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ यूज इफेक्ट चला। अब मैंने इसे रन किया, तो उसने सबसे पहले क्या चलाया, क्लीन अप फंक्शन, फिर क्या चलाया, यूज इफेक्ट ट्रेन, फिर चेंज हुआ, फिर उसने क्या चलाया, क्लीन अप फंक्शन, फिर उसने क्या चलाया, यूज इफेक्ट ट्रेन। सिर्फ इसका फ्लो समझ लें, जब इसे इस्तेमाल करूंगा एपीआई कॉल्स को अबॉर्ट करने के लिए, अबॉर्ट कंट्रोलर के साथ यूज इफेक्ट की क्लीनअप्स के लिए, तो उस वक्त ये क्लियर समझ आएगा। जब सबसे पहली दफा ये चला ना यूज इफेक्ट, ठीक, यूज इफेक्ट चला, फिर दूसरी दफा स्टेट वेरिएबल जब ये चेंज हुआ, तो चेंज होने के बाद हर अगली दफा यूज इफेक्ट को रीरन करने से पहले ये क्लीन अप फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, अगर क्लीन अप फंक्शन है तो। नहीं है तो इट्स स्टिल ओके। हम बाज दफा क्लीन अप फंक्शन लिखेंगे जरूरत पड़ी, और नहीं जरूरत पड़ी तो इसको नहीं लिखेंगे। कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे ये भी बहस नहीं है, सिर्फ यूज इफेक्ट की ये तीन कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब जब इनको यूज किया जाएगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। फर्स्ट टाइम यूज इफेक्ट लाजमी चलता है, और फिर अगर यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी में कुछ है, तो फिर वो डिपेंड करता है उस डिपेंडेंसी की वैल्यू की चेंज पे। अच्छा, डिपेंडेंसी में एक नहीं, दो नहीं, जितने मर्जी वेरिएबल आप चाहें दे सकते हैं। अब क्या होगा, इन सारों में से किसी एक वेरिएबल में भी चेंज होगा तो यूज इफेक्ट क्या होगा, रीट्रिगर होगा, दोबारा चलेगा। ठीक होगी बात? और फिर अगर यूज इफेक्ट किसी डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है, तो फिर उसका क्लीन अप फंक्शन कब चलता है, यूज इफेक्ट के दोबारा चलने से पहले क्लीन अप फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ये थी यूज इफेक्ट का कंप्लीट कंप्लीट सेंटेंस। ठीक होगी बात? हम मोस्टली ये काम नहीं करेंगे, लेकिन एक इशू मैं खुद जान के क्रिएट करूंगा ये समझाने के लिए। जब एपीआई कॉल्स पढ़ेंगे कि एपीआई कॉल्स को कैंसिल करना है, तो हमने अबॉर्ट फंक्शन और क्लीन अप जो है वो इसी फंक्शन में करना है, तो उस वक्त मैं आपको दोबारा से इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा। अभी के लिए मैं लिखा रहने देता हूं। तो यूज इफेक्ट इज क्लियर नाउ। ठीक, एक दफा दोबारा समराइज कर देता हूं। यूज इफेक्ट इज ओनली यूज्ड व्हेन यू आर सपोज्ड टू एक्चुअली परफॉर्म अ साइड इफेक्ट इन द रिएक्ट एप्लीकेशन। It has three parts. Use effect takes two parameters. One is the callback function in which you are going to perform a side effect. The second is its dependency array in which you need to give the variables on which you want to make use effect dependent. Or the third is use effect function returns another function from inside itself
दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल में इससे डेप्थ की डिस्क्रिप्शन और कहानी आपको यूज शायद ही कहीं मिले। बहरहाल, तो नाउ मैं इसको भी हटा देता हूँ, यूज इफेक्ट को भी, डिपेंडेंसी एरे को भी, और इसको भी हटा देता हूँ। जब जरूरत पड़ी तो हम वापस इस पे आ जाएंगे, और इसको भी हटा देता हूँ, जब जरूरत पड़ी तो इसको भी हटा देता हूँ। और अभी के लिए हमने ये कहा है जी कि यूज इफेक्ट एटलीस्ट वंस चलेगा। यहाँ तक किसी को सवाल तो नहीं है जी? अब थोड़ा सा हम मजीद इंटरेस्टिंग काम कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक के लिए तो काफी सारा काइंड ऑफ बोरिंग काम हो गया। आप लोगों ने जो ई कॉमर्स की ऐप बनाई थी सबने, वो तो आई होप सो कि सबने बना ली होगी। उस ऐप में अभी तक आपने ये काम नहीं किया होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कोई भी वेबसाइट देखें, मैं जस्ट रैंडम वेबसाइट्स ओपन कर रहा हूँ। ये बेसिकली लेट्स सपोज आप देखें कि आप अपने रूट पेज पे हैं। रूट पेज का मतलब पहले कंपोनेंट में जो आपका रेंडर हुआ है, ये पहले पेज पे है, यूं समझ लें। तो अक्सर ये होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, यू ऑफन हैव टू नेविगेट अवे फ्रॉम द मेन पेज। आपको एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करना पड़ता है, दूसरे से तीसरे पे स्विच करना पड़ता है। जैसे एचटीएमएल में तो आप सिंपल एंकर टैग देते हैं और एंकर टैग पे क्लिक करते हैं तो वो किसी दूसरे पेज पे मूव कर जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो कैन यू सी दिस इज गेटिंग चेंज्ड, एंड अलोंग विद दिस एंटायर पेज इज गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूं तो अगेन आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा, इसको आप पहले समझ लें कि इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अगर आप कोई भी एक इमेज ले लें तो आपका जो यूआरएल होता है दैट इज समथिंग, ये भी ठीक है। जो सबसे आसान है मैं कोशिश करता हूं आपकी वो चीज देख लो। ये जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है ना, आपका यूआरएल पूरा होता है, इसको समझना आपके लिए जरूरी है, बहुत फायदा देगा आपको।